ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के साथ आप लोग के साथ फिर मैं एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ डॉक्टर सादिक लेक्चर फर्स्ट एड प्लेटफॉर्म से। होप अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है माशाल्लाह आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और उम्मीद है कि अल्लाह पाक आप लोगों की आने वाली जितनी सख्तियाँ है वो आसान फरमा दे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द सिग्नलिंग पाथवे ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। अभी हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो स्टीरॉयड हार्मोन है इनकी जो सिग्नलिंग पाथवे है वो किस तरह होती है, या स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो किसी सेल पे काम किस तरह करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, इमेजिन करिए एक स्टीरॉयड हार्मोन है। अब स्टीरॉयड हार्मोन की अगर हम एक मिसाल लेते हैं, उनमें से एक क्या होता है, कार्टिसोल। अनदर इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन, लाइक एंड्रोजन। मतलब आप लोग ऐसा समझ जाइए कि जो एड्रीनल कार्टेक्स के हार्मोन हैं, दे आर कॉल्ड स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड हार्मोन बाइंड टू इट्स रिसेप्टर दैट इज लोकेटेड आइदर इन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इवेंचुअली इतना चीज याद रखिए, जो हार्मोन्स है स्टीरॉयड हार्मोन, वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे अटैच नहीं होते, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से आसानी से पास होते हैं बिकॉज ऑफ लाइपोफिलिक नेचर। जो मेम्ब्रेन है सेल का वो लिपिड बाइलेयर है। स्टीरॉयड हार्मोन भी लाइपोफिलिक है, तो मेम्ब्रेन से आराम से अंदर आएंगे और सेल के अंदर ये बाइंड होंगे अपने रिसेप्टर पे। इट इज आइदर इन दी साइटोप्लाज्म और इट इज आइदर इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इन दोनों में से कहीं पे भी अगर ये एक्टिवेट होते हैं, तो इट विल क्रिएट अ बायोलॉजिकल चेंज इन द सेल, and that will leads to the activation of a specific part of the DNA which is called enhancer element of the DNA। उस पे ये एक्ट करते हैं, and that will eventually leads to messenger RNA, pre-messenger RNA, and this pre-messenger RNA will later convert into messenger RNA। अब यहाँ पे एक चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बस anything which attached to the DNA that will convert into a very immature RNA, that is pre-messenger RNA। Actually, in this pre-messenger RNA, there is antiron as well as exon। देखिए यहाँ से एक चीज याद रखें, जो न्यूरॉन के ऊपर एक्सॉन है वो AXON है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सॉन है दैट इज कॉल्ड EXON। एक्चुअली ये जो एंटीरॉन है, ये डीएनए का या मैसेंजर आरएनए का वो पार्ट है विच इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, इनएक्टिव। लेकिन ये जो एक्सॉन है इसका पहला वर्ड ई है। ई का मतलब होता है कि फ्यूचर में जाके प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर एक्सप्रेस होंगे। सो एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच एक्सप्रेस इन द फ्यूचर, बट एंटीरॉन इज फंक्शनली एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट। जब हम इससे एंटीरॉन को रिमूव करेंगे, तो फिर जो रिमेनिंग आरएनए रहती है इसको प्रॉपर आरएनए कहते हैं। तो प्री एमआरएनए और मेच्योर एमआरएनए में ये फर्क है। जो प्री एमआरएनए है उसमें एंटीरॉन एक्सॉन दोनों होते हैं, और जो प्रॉपर आरएनए है उसमें सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। और जब ये बाहर आती है, मेस लेके आती हैं, तो फिर राइबोसोम के अंदर इस लार्जर सब यूनिट, दीज आर स्मॉलर सब यूनिट। इसी पे जब मैसेंजर आरएनए कर ये प्रोटीन रीड करती है, तो ये फ्यूचर का प्रोटीन सिंथेसिस कराती है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है कि दोज हार्मोन विच आर स्टीरॉयड इन नेचर, देयर प्रोटीन रिसेप्टर इज आइदर प्रेजेंट इन दी cytoplasm or in the nucleus, but they are not the membrane because they pass from membrane easily because of lipophilic in nature। देखिए स्टीरॉयड हार्मोन आर lipophilic, therefore must circulate bound to specific binding globulin which increase their solubility। एक्चुअली ये लाइपोफिलिक है, ये ब्लड के अंदर फ्रीली जनाब मूव नहीं करेंगे, इसलिए किसी बाइंडिंग प्रोटीन प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक दिस एरिया इज सुपर इम्पोर्टेंट। सो आई विल टेल एवरीबॉडी दोज हु लिसन मी कि इस एरिया पे ज्यादा आप लोग फोकस करें। इन मेल देर इज इंक्रीज SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। एक्चुअली अगर SHBG इंक्रीज हो जाए, इट विल बाउंड टू टेस्टोस्टेरोन विच लीड्स टू फ्री टेस्टोस्टेरोन इन मेल। अगर मेल के अंदर HSBG बढ़ जाए, तो फिर ये हमारे पास क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन को बाइंड होगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं दिस टेस्टोस्टेरोन, दिस इज द टेस्टोस्टेरोन एंड दिस इज द टेस्टोस्टेरोन। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है इट इज बाउंडेड बाय HSBG। जितना HSBG ज्यादा होगा, टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा बाउंड होगा, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, एंड दैट विल लीड्स टू गायनेकोमेस्टिया। और HSBG कहाँ से आते हैं, लीवर से। और जब लीवर डैमेज होता है, सीरोसिस होती है या हेपेटाइटिस B C होता है, तो लीवर के अंदर इसकी रिलीज काफी बढ़ जाती है, इसलिए सीरोटिक पेशेंट के अंदर गायनेकोमेस्टिया होता है। लेकिन फीमेल में अगर इसकी लेवल कम हो जाए, तो रेज फ्री टेस्टोस्टेरोन। अब असल में फीमेल के जो एड्रीनल कार्टेक्स है
वो भी तो टेस्टोस्टेरोन बनाती है, लेकिन HSBG उसको बाउंड करके उसकी फ्री लेवल को कम रखती है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट है वो फीमेल में कम होता है। लेकिन कुछ फीमेल में अगर HSBG कम होगी तो टेस्टोस्टेरोन कैपेबिलिटी भी कम होगी, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ हेयर इन एबनॉर्मल प्लेसेस इन फीमेल, दैट इज कॉल्ड हर्सुटिज्म। तो HSBG का बढ़ जाना मेल के अंदर ये गायनेकोमेस्टिया कराता है, और HSB का कम होना फीमेल के अंदर हर्सुटिज्म कराता है। इट इंक्रीज एस्ट्रोजन लाइक OCPs प्रेगनेंसी। जितना एस्ट्रोजन किसी चीज़ में ज़्यादा होगी वो HSBG की लेवल को क्या करेगी, वो बढ़ाएगी। और अगर HSBG बहुत ज़्यादा होगी फीमेल में तो इसका मतलब ये है कि फ्री टेस्टोस्टेरोन कम होगी, फिर हर्सुटिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर HSBG कम होगी तो देन इट विल नॉट बाइंड टू टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन कम होगी, देयर विल इंक्रीज रिस्क ऑफ दिस हर्सुटिज्म। So these are the most important point you people should know for signaling pathway for the steroid hormone. अब इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे, which is again very very important, that is called SIADH। दैट इसका पूरा नाम है SIADH। दिस इज कॉल्ड syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone secretion। इट इज characterized by excessive free water retention। क्योंकि जब ADH ज़्यादा होगा तो रिटेंशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगी, और दैट विल लीड टू यू वॉल्यूमिक और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। लेकिन जब ADH ज़्यादा वाटर रिटेन करेगी तो यूरिन तो स्टिल जो है वो कहाँ पे जाएगी, बाहर जाएगी। सो देयर इज कंटिन्यूड सोडियम एक्सक्रीशन इन द यूरिन। तो यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी है वो ज़्यादा होगी, सीरम ऑस्मोलरिटी ये कम होगी। इसकी वजह यह है कि जो ऑस्मोलरिटी है इट ऑल डिपेंड अपॉन दी सल्यूट। ये किस पे काम करती है, सल्यूट पे काम करती है। और सल्यूट से मुराद यहाँ पे सोडियम है। देखिए सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नेफ्रॉन की एक सेगमेंट दें, इमेजिन करिए ये नेफ्रॉन है। अब जो नेफ्रॉन है इसमें वाटर भी है और इसमें जनाब सोडियम भी है। अब जब ADH बढ़ता है इन अ कंडीशन ऑफ SIADH, इट विल हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ मोर वाटर। और जब यहाँ से वाटर अंदर ज़्यादा जाएगी तो सोडियम इसका पीछे नहीं करेगी, तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, और इतना ज़्यादा वाटर रिटेन होगी कि उस पर सोडियम का लेवल बॉडी का कम हो जाएगा। सो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। और ये सोडियम फिर यूरिन में जाती रहेगी, एक्सक्रीट होती जाएगी, तो यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी है वो सीरम की ऑस्मोलरिटी से ज़्यादा होगी। बॉडी रिस्पॉन्ड टू वाटर रिटेंशन विद डिक्रीज एल्डोस्टेरोन एंड इंक्रीज ANP एंड BNP। इसकी वजह यह है कि वेन एवर देर इज ऑलरेडी वाटर रिटेंशन द बॉडी रिस्पॉन्ड टू डिक्रीज द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। क्योंकि जो एल्डोस्टेरोन है ये खुद भी रिटेंशन ऑफ वाटर करता है, तो पहले से अगर वाटर की रिटेंशन होती है तो एल्डोस्टेरोन की लेवल कम होगी। ENP, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, एंड BNP they will raise because they can cause diuresis because they increase sodium excretion in the urine. Normalization of extracellular fluid volume which can cause euvolumic hyponatremia। अब अगर एक पेशेंट है उसको SIADH है, तो SIADH की जो सिम्टम है वो याद रखे, इन लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ SIADH। नंबर वन, रिटेंशन ऑफ वाटर विल बी वेरी हाई। जितना रिटेंशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगी there will be low urination, that is called oliguria। Number two, sometime अगर retention बहुत ज़्यादा हो जाए maybe there will be no urine at all, anuria। और यहाँ पे लेके डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। जो सोडियम लेवल है ब्लड के अंदर वो क्या होगी, कम होगी, लेकिन यूरिन के अंदर लेवल ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, अब SIADH में पहले से वाटर की लेवल ज़्यादा है तो हम बाहर से वाटर नहीं देंगे। द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ SIADH that is called fluid restriction, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज इंक्रीज फ्री वाटर रिटेंशन। फिर साल्ट टेबलेट देंगे, हाइपरटोनिक सलाइन देंगे, एंड डायूरेटिक्स, दोज मेडिसिन विच इंक्रीज यूरिनरी वॉल्यूम इज कॉल्ड डायूरेटिक्स। और हम ऐसे ड्रग भी देंगे जिससे हम ADH की रिसेप्टर को ब्लॉक करें, ADH एंटागोनिस्ट देंगे लाइक कोन आइवेप्टान, टोलवेप्टान एंड डिमिक्लोसाइक्लिन। Dimiclocycline is a type of tetracycline, but it acts on ADH receptor to block its action. So those drugs which inhibit ADH for their activity, coliviptan and toliviptan। अब आते हैं SIADH कब होता है। ये जो ADH है इसकी जो इनएप्रोप्रिएट लेवल है वो किन किन कंडीशन में बढ़ती है, लाइक H स्टैंड फॉर हेड ट्रोमा लाइक CNS disorder, E stand for ectopic ADH, and this should be pointed out for the exam। एक्टॉपिक ADH का मतलब होता है कि एबनॉर्मल। नॉर्मली ADH कम फ्रॉम पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस,
stored and released from posterior pituitary lobe. लेकिन अगर ये लंग से आना शुरू हो जाए, especially in small cell lung carcinoma, then it should be abnormal. That is called ectopic ADH. Exogenous हार्मोन जो देते हैं vasopressin, it is the ADH. Desmopressin is ADH analog. Oxytocin, ये सारे ADH बढ़ाते हैं. Lungs disease as we discussed, small cell lung carcinoma, and some drug SSRI, carbamazepine, that is called selective serotonin reuptake inhibitor. And carbamazepine is an anti-epileptic as well as this is called mood stabilizer agent. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि देखिए इसके अंदर अगर SIADH है, अगर ADH का लेवल इनअप्रोप्रिएटली बढ़ जाए तो रिटेंशन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होगी, तो जितना वाटर रिटेन होगी यूरिन वॉल्यूम कम पड़ जाएगी, ओलिग्यूरिया, और आइदर देर इज नो यूरिन एन यूरिया। इफ अ पेशेंट हैज लंग कैंसर, या ऐसा पेशेंट जिसकी साल उम्र मतलब 60+ है और वो 25 to 30 ईयर से स्मोकर भी है, और वो प्रेजेंट करता है विद हिस्ट्री ऑफ एमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया, और इसकी सीरम ऑस्मोलरिटी कम हो, यूरिन ऑस्मोलरिटी ज़्यादा हो, इट्स मीन कि उसको लंग कैंसर है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, जिसमें एबनॉर्मली एक्टोपिक क्या बना है, एडीएच बना है। सो एक्टोपिक एडीएच इज हाईली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर ये लोग क्या कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयर इज हाइपोथैलेमस, it releases for example ADH and goes to posterior lobe for only storage। क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है इसमें एक न्यूक्लियस है एज वी डिस्कस बिफोर, पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, एंड इट रिलीज ADH, सिंथेसाइज ADH, इट स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब होता यह है कि जो ADH है, अगर फॉर एग्जांपल सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है तो उसका मतलब जो हाइपोथैलेमस है यहाँ से ADH नहीं बनेगी, और इसका मतलब यह है कि जब सीरम ऑस्मोलरिटी बढ़ती है एडीएच बढ़ता है, सीरम ऑस्मोलरिटी कम होगी तो एडीएच कम होगा। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर फॉर रेगुलेशन ऑफ एडीएच रिलीज इज सीरम ऑस्मोलरिटी। जब सीरम ऑस्मोलरिटी हाई, इट्स मीन कि फ्लूइड लेवल इज लो, एडीएच विल बी रिलीज। लेकिन यहाँ पे देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो एडीएच है जब ये रिलीज हो जाए तो फिर ये जाकर काम कहाँ करेंगे, इट एक्ट ऑन दी कलेक्टिंग डक्ट्स। प्लीज इसको आप लोग अंडरलाइन करें, and this is a very important MCQs. If someone asks you in which part of the kidney ADH will work, that is called collecting ducts, और एक्वापोरिन चैनल के जरिए ये रिटेंशन ऑफ वाटर करता है, यूरिन वॉल्यूम कम होता है बट यूरिन ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर द ADH। और यहाँ पे ये जो ADH एंटागोनिस्ट है, मतलब वो ड्रग इसमें ADH काम नहीं करता, एक लिथियम है, एक डिमिक्लोसाइक्लिन, टोल आइवेप्टान, कौन आइवेप्टान, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें भी जो एडीएच है वो रिसेप्टर पे प्रॉपर काम नहीं करेगा, देयर इज एडीएच रेजिस्टेंस। इस कंडीशन का मतलब काम भी ये है कि एडीएच को इनडायरेक्टली ब्लॉक कर देता है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट दी। और ये जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है, इट इज एंटी कैंसर ड्रग। ये क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग है, और इसका एक साइड इफेक्ट आता है एग्जाम के अंदर, इट कैन कॉज हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। अब आते हैं जनाब इस टेबल की तरह। इस टेबल इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज कॉल्ड प्राइमरी पोलियोडेप्सिया। पोलियोडेप्सिया का मतलब होता है कि देयर इज अ कंडीशन दैट विल लीड टू इंक्रीज थर्स्ट। अगर एक पेशेंट है उसको ज़्यादा प्यास लगती है वैसे, और इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, उसको प्राइमरी पोलियोडेप्सिया कहते हैं। और वो कंडीशन जिसमें एडीएच बने ही ना, या एडीएच बने बट रिसेप्टर पे काम ना करे, वो डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर एडीएच बिल्कुल ना बने, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, अगर बने बट रिसेप्टर पे काम ना करे, वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। देखिए इन दोनों के अंदर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। इसकी वजह यह है कि एक बंदा ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा फ्लूइड इंटेक होगा तो ज़्यादा पेशाब आएगा, तो डाइल्यूट यूरिन ज़्यादा होगी, लार्ज अमाउंट में होगी। और अगर एडीएच नहीं है या काम नहीं करेगा, रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं होगी, तो वो वाटर किधर जाएगी, यूरिन में, तो उसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन होता है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटीज के अंदर लेस देन 1.006, यूरिन ऑस्मोलरिटी यूजुअली लेस देन 300 मिली ऑस्मोल पर केजी। द रीजन इज के देयर इज डाइल्यूटेड यूरिन, नॉट कंसंट्रेटेड यूरिन। Central diabetes may be transient if damage is below hypothalamic median eminence in the posterior pituitary. ADH in hypothalamus can still be secreted systemically through portal capillary in the median eminence। तो मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे, ये टेबल जो है ये सुपर इम्पोर्टेंट है। इसमें दो तीन चीज़ें जस्ट आप लोग को याद रखनी है, इससे हमें जनाब बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी और आप लोग को एग्जाम में परफॉर्म करने में भी आसानी होगी। देखें डेफिनेशन देखते हैं। प्राइमरी पोलियोडेप्सिया, इट इज द कंडीशन इन विच देयर इज एक्सेसिव वाटर इनटेक। इसमें जस्ट बंदा जो है
वो ज़्यादा पानी पिएगा। सेंट्रल डायबिटीज़ में एडीएच रिलीज नहीं होगी या बहुत कम होगी। और जो नेफ्रोजेनिक है उसमें एडीएच डू नॉट एक्ट ऑन रिसेप्टर, देयर इज एडीएच रेजिस्टेंस एंड रिसेप्टर फॉर एडीएच इन द किडनी इज नोन एज V2 रिसेप्टर। अब इसकी जो काज है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको प्राइमरी पोलियोडेप्सिया होता है, साइकेट्रिक इलनेस, हाइपोथैलेमिक लीजन एंड अफेक्टिंग द थर्स्ट सेंटर। लेकिन सेंट्रल डायबिटीज में इडियोपैथिक, ब्रेन इंजरी, infiltrative disease of the brain, surgery, tumor, hypoxia, all are very very important. But nephrogenic का leading cause hereditary है, that is ADH receptor mutation है। और some drugs are there which can damage ADH receptor like demeclocycline and lithium। इस lithium की वजह से मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में अगर एग्जाम के अंदर आ जाए, देखिए नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, ADH will do not act on the receptor because there is ADH receptor resistance। तो अगर एडीएच रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा, रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं होगा। तो लिथियम अगर एक बंदा ले रहा है, और से सुने, when there is no ADH activity there will be no retention of water, then the water will be leak outside in the urine। तो क्वेश्चन की जो स्टाइल है एग्जाम के अंदर वो ये है कि एक पेशेंट है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, लेकिन वो बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग यूज कर रहा था, और उस मूड स्टेबलाइजर ड्रग यूज करने के बाद उसको पोली यूरिया ये सिम्टम्स आए हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर यूज ड्रग के ऊपर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इफ दे आस्क थिंक अबाउट लिथियम टॉक्सिसिटी। और ये हम प्रेगनेंसी में भी नहीं देते बिकॉज ऑफ टेराटोजेनिक इन नेचर। एक्सेस कैल्शियम कैन डैमेज एडीएच रिसेप्टर एंड हाइपोकैलेमिया। तो कैल्शियम का बढ़ जाना और पोटाशियम का कम होना ये भी एडीएच रिसेप्टर को खत्म करते हैं। अगर एक पेशेंट है वो ज़्यादा वाटर इनटेक करेगा, तो इसलिए ज़्यादा वाटर आने की वजह से सोडियम का लेवल कम होगा, तो ऑस्मोलरिटी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। लेकिन जो एडीएच है अगर वो नहीं बनेगा, रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं होगी, तो अब पानी तो यूरिन में जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि ऑस्मोलरिटी इन दोनों में बढ़ेगी। तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्गर पॉइंट है याद रखें, इसमें भी पूल यूरिया है। अब ज्यादा पानी पियेंगे तो ज्यादा पेशाब आएगा। इसमें पूल यूरिया है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन है, और इन दोनों में भी पूल यूरिया है। फर्क यह है कि ये बंदा पानी पिएगा तो पानी में की मिकदार इनिशियली बॉडी में बढ़ेगी, और उसकी वजह से जो सल्यूट का लेवल है वो कम हो जाएगा, तो सीरम ऑस्मोलरिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन इनमें अगर एडीएच नहीं है या रिसेप्टर पे काम ना करे, तो रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं होगा, तो देयर विल बी मोर वाटर लीक इन द यूरिन, इसलिए सोडियम ऑस्मोलरिटी विल बी हाई। अब जो एडीएच लेवल है इस केस के अंदर या तो लो होगा या नॉर्मल होगा। इस केस के अंदर बिल्कुल एब्सेंट होता है, लेकिन इस केस में नॉर्मल और इंक्रीज। इसकी वजह यह है इसमें एडीएच तो है, लेकिन अगर ये रिसेप्टर पे काम ना करे, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए एडीएच मजीद बुलाया जाएगा, तो वो किसी न किसी तरीके V2 रिसेप्टर पे काम करे, और दैट विल हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे लेके वाटर रिस्ट्रिक्शन, अगर हम इस पेशेंट की वाटर रिस्ट्रिक्ट करें तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलरिटी। इस बंदे की जो यूरिन ऑस्मोलरिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि वो पानी नहीं पिएगा। तो मतलब यह है कि जब वो फिर यूरिन पास करेगा उसमें सल्यूट ज़्यादा होगा, पानी की मकदार कम होगी, तो यूरिन ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इस पेशेंट को पानी बाहर से ना दें, तो इसने तो वैसे भी रिटेंशन नहीं करनी है, फिर भी नहीं करेगी। नो चेंज और स्लाइट इंक्रीज इन द यूरिन ऑस्मोलरिटी। इसी तरह ये भी एडीएच का मसला, स्लाइट और इंक्रीज ऑस्मोलरिटी। डेस्मोप्रेसिन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेस्मोप्रेसिन देंगे इस सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, तो उसमें तो एडीएच का मसला है, और डेस्मोप्रेसिन एसीटेट इज एडीएच एनालॉग। तो अगर आप डेस्मोप्रेसिन देंगे तो इसमें वो रिटेंशन ऑफ वाटर करेगा, और जितना वाटर बॉडी में है तो यूरिन के अंदर सल्यूट का लेवल ज़्यादा जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलरिटी, दैट इज मोर देन 50%। और सेम जो डेस्मोप्रेसिन है वो इस पे इतना ज़्यादा असर नहीं करता। तो एग्जाम के अंदर आप बैठे हैं, the question come in exam, a patient brought to the emergency with a history of brain injury, hypoxia, trauma। इनमें से वो आप लोग को कोई भी दे सकता है जो काज है। और उसके बाद वो कहेंगे कि द पेशेंट हैज पोलीयूरिया, देयर इज पोलीडेप्सिया, इस तरह के सिम्टम्स देंगे। क्योंकि एडीएच ना होने की वजह से रिटेंशन नहीं होगी, देयर विल बी मोर यूरिनेशन, देयर विल बी पोलीयूरिया। अगर इसमें आ जाए और डेस्मोप्रेसिन देने से अगर रिटेंशन ऑफ वाटर हो जाती है और यूरिन ऑस्मोलरिटी बढ़ती है, इट्स मीन कि ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। इसकी जो ट्रीटमेंट है, अब ये बंदा बाहर से एक्सेसिव वाटर ले रहा है, तो आप उसको बताएंगे कि बाहर से मजीद वाटर इनटेक क्या करे, वो कम करे। सो रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर इनटेक वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट आंसर इज प्राइमरी पोलीडेप्सिया। और प्राइमरी पोलीडेप्सिया के अंदर पानी हम खुद ले रहे, और जो SIADH है उसमें ज़्यादा पानी ADH रिटेन कर रही है।
इसलिए SIADH और प्राइमरी पोलीडेप्सिया दोनों के अंदर द बेस्ट ट्रीटमेंट इज वाटर रिस्ट्रिक्शन। सेंट्रल डायबिटीज के अंदर अब इसमें तो ADH ना होने का वजह है, ADH बनता नहीं है, और अगर ADH नहीं बनेगा तो हम ऐसा ड्रग देंगे कि वो ADH जैसा काम करे, दैट इज कॉल्ड डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। इसको हम DDAVP भी कहते हैं। अब उसका फुल फॉर्म चेक कर सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एंड दिस एक्ट लाइक ADH। और यहाँ मिलेगा इसके हम अंडरलाइन काज देखते हैं। जब तक आप नेफ्रोजेनिक डायबिटीज की अंडरलाइन काज ठीक ना करें, लाइक हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकेलेमिया और इवन सम ड्रग, तब तक ये जनाब हम ठीक को नहीं कर सकते। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि नो वाटर इनटेक फॉर 2 to 3 hours फॉलोड बाय हार्डली measurement of urine volume and osmolarity as well as plasma sodium and osmolarity. Desmopressin is an ADH analog is administered if serum osmolarity is more than 295 to 300 milliosmol per kg and sodium level is more than 145 milligram per liter or urine osmolarity does not increase despite increased plasma osmolarity. तो यहाँ पे दो चीज याद रखें, ये जो डेस्मोप्रेसिन एसीटेट है इसकी दो इंडिकेशन याद रखें। जब प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी या सोडियम या सीरम ऑस्मोलरिटी 295 से 300 को क्रॉस करे, इट्स मीन के ऑस्मोलरिटी बढ़ने का मतलब कि सल्यूट इंक्रीज हो रही है, सोडियम बढ़ रही है, लेकिन वाटर की रिटेंशन नहीं हो रही है। तो if osmolarity of the serum is high and there is polyuria or osmolarity depend upon sodium, एक्चुअली जो नॉर्मल सोडियम है इसकी जो रेंज है वो 35 से लेके 145 है। लेकिन सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ऑस्मोलरिटी ऑफ द सीरम इज वेरी हाई और सोडियम लेवल इज आल्सो गोइंग वेरी हाई, तो फिर इस केस के अंदर हम क्या देंगे, डेस्मोप्रेसिन। तो अगर वो सेंट्रल डायबिटीज है तो डेस्मोप्रेसिन देने से रिटेंशन ऑफ वाटर होगी, और आप लोगों को पता है यूरिन के अंदर यूरिन वॉल्यूम कम होगी एंड द पेशेंट विल बी ऑल राइट। So these are the most important point I want to discuss in this tutorial with you guys, and hope you guys will enjoy the tutorial. See you next in the next tutorial with inshallah another important concept. Allah Hafiz.